अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 29 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया जी। जी मेरे बच्चों, हम कर रहे थे इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड। 29 लेक्चर है। अच्छा जी, इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड क्या है? इम्पेयरमेंट कहते हैं एसिड की वैल्यू में कमी, लेकिन यूज़ की वजह से नहीं या वक्त गुजरने की वजह से नहीं, वो तो डेप्रिसिएशन होती है। ये उसके अलावा कोई ऐसा इंडिकेशन आता है जिसकी वजह से हमें ये शक पड़ जाता है कि हमारा एसिड जो हमारी सोच थी कि हमें फ़ायदा देगा, उससे कुछ कम फ़ायदा देने, फ्यूचर में कुछ कम फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है। तो फ्यूचर में मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे हमने एक प्लांट इंस्टॉल किया, फैक्ट्री लगाई, ठीक है, 100 रुपये की, आगे सिफरें लगा लो, ठीक है ना। अब ये फैक्ट्री जो है, इसकी ये कॉस्ट है जिसको हम एसिड बना लेते हैं। अब हमें एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये फैक्ट्री अगले 10 साल तक चलेगी और 10 साल तक इस फैक्ट्री के चलने से जो चीज़ें बनेंगी, ठीक है, लेट से वो हर साल जो है वो 20-20 रुपए के 5 साल इसकी लाइफ है, ठीक है, 5 साल इसकी लाइफ है और इससे हमें फ़ायदा आना है हर साल 25 रुपये, लेट से, मैं मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, और ये 5 साल में इससे फ़ायदा आएगा और हम इस कॉस्ट को अगले 5 साल में एक्सपेंस आउट कर देंगे, यानी 125 का फ़ायदा हमें ये इन्वेस्टमेंट देगी। मैं कह रहा हूँ और कुछ भी समझे, सारा कुछ इसमें शामिल है और कुछ नहीं, ज़रा समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। और ये 100 रुपया, यानी ये जो कॉस्ट है ये हम रिकवर करेंगे अगेंस्ट ये रेवेन्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि अभी हमारे एसिड की बुक वैल्यू 80 रुपये है, ठीक है, 80 बनती है ना, नहीं 60 रुपये है, 2 साल गुजर गए, ठीक है, 60 रुपये इसकी अभी बुक वैल्यू है, यानी फ्यूचर में अभी हमने इसको मज़ीद डेप्रीशिएट करना है 60 रुपये। लेकिन कुछ ऐसा मामला हुआ है कि जो चीज़ हम बना रहे थे उस पर पाबंदी लग गई है, या लोगों में उसकी जो है वो डिमांड कम हो गई है, या कुछ इस तरह का ऐसा मसला हुआ है कि आज भी बेचने जाएं तो ये 60 नहीं 55 का बिक रहा है लेट से, और फ्यूचर में भी चूँकि अब वो चीज़ उस तरह से बिक्री नहीं, कोई ऐसा होता है ना, कोई ऐसी चीज़ है जिसका कोई रिसर्च नहीं आई है, जो प्रोडक्ट हम बना रहे थे तो रिसर्च में ये आया कि ये तो सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है, इस तरह से कोई मामला कुछ भी हो गया, तो उस प्लांट की भी अब और कोई बंदा ये प्लांट खरीदने पे भी तैयार नहीं होगा उस तरह से, तो हो सकता है कि इसकी फेयर वैल्यू जो है वो आज 55 रुपये हो गई, और फ्यूचर में इससे लेट से जो है वो अब सिर्फ 15, 10, 12 ऐसे थोड़े से कैश फ्लोज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने हैं, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो लेट से वो 40 रुपये आ रही है, लेट से 40 ज़्यादा नहीं हो गया, 20 रुपये आ रही है, ठीक है। तो हमने क्या कहा जी, मैक्सिमम भी अगर इससे रिकवरी चाहिए हमें तो वो 55 मिलेगी, या चलो यूं कर लो कि 75, अच्छा लेट से मैं कहता हूं कि जी नहीं, अब जो है ना इससे सिर्फ हमें थोड़ा कैश लॉस कम करते हैं ज़रा, असल में मेरी एग्जांपल है ना, अब ये जो कैश लॉस है इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो लेट से ये आता है, ये बिकेगा आज, अगर आप बेचें तो बिकता तो सिर्फ 45 का है, लेकिन अगर चलाई जाएँ तो इससे हमें कोई 55 रुपये का फ़ायदा फिर भी आ जाएगा, कोई एक चीज़ ही हायर होती है ना। तो मैंने कहा यार मैक्सिमम जितना मर्जी जोर लगा लो ना, अब हमें ये जो कॉस्ट है जो हमने इनकर की थी, जिसमें से अभी भी 60 रुपये हमने एक्सपेंस आउट रिकवर करनी थी अभी, तो मैक्सिमम अब इससे हमें रिकवरी कितनी होनी है, कॉस्ट हम इनकर करते हैं ना तो फिर वो कॉस्ट रिकवर करते हैं रेवेन्यूज़ के अगेंस्ट ना, अर्निंग करके। मैंने कहा मैक्सिमम भी ये क्या कमा के देगा अब, यानी फ्यूचर जो बचा है, अब बाकी जो बचा है उसमें आप देखें तो हमने अभी 60 रुपये को एक्सपेंस आउट करना है टोटल अगले 3 साल में, और हमें मैक्सिमम 55 रुपये आने, तो फ्यूचर ईयर्स में हमें क्या आता नज़र आ रहा है। तो फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं,
फ्यूचर के लॉस को आज ही रिकॉर्ड करो। असल में ये कहानी है, ठीक है, थोड़ा सा आपको बताया। तो खैर चलें, ये तो थोड़ा सा डीप डाउन जाके हमने थोड़ी सी बात की कि डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट में फ़र्क क्या है। अब तो मैं क्या कह रहा था आपको कि एसेट इम्पेयर कब होता है? जब किसी इंडिकेशन के आने पर हम अपने एसेट को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारते हैं। इम्पेयरमेंट टेस्ट में वो कौन सी दो चीज़ें कंपेयर करते हैं? बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू कॉस्ट ऑफ वैल्यू इन यूज, और इस रिकवरेबल अमाउंट को बुक वैल्यू से कंपेयर करना है। तो याद रखने के लिए मैंने कहा था स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ, लेकिन याद रखने के लिए कैसे याद रखना है? लोअर ऑफ बुक वैल्यू या रिकवरेबल अमाउंट पे होना चाहिए। अब अगर तो हमारे एसेट की बुक वैल्यू 60 है और रिकवरेबल अमाउंट 70 है, तो इसका मतलब ये है ना कि फ्यूचर ईयर्स में आपको 10 का गेन आएगा। स्टूडेंट कहता है, प्रूडेंस ये तो नहीं कहता था कि फ्यूचर का गेन रिकॉर्ड करो, ठीक है, लेकिन अगर नीचे चला गया, कॉस्ट से भी नीचे चला गया एसेट से होने वाला फ़ायदा, तो फिर एसेट को अपनी औकात पे लाना पड़ेगा। औकात से बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, आज ही राइट डाउन करेंगे। ओके डन। उसके बाद फिर हमने लड़ाइयाँ शुरू की। बुक वैल्यू पर क्या लड़ाई होनी थी, वो तो सीधी सादी बात है, ठीक है। हमने कहा जी फेयर वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू, और अगर मार्केट वैल्यू एक्टिव मार्केट वैल्यू ना हो, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट ना करती हो, तो जो एक्सपेक्ट कर रही है एंटिटी वो फेयर वैल्यू। फिर कॉस्ट टू सेल में क्या कुछ होता है, रिवीजन कर रहे हैं क्विकली, ठीक है ना, क्योंकि फिर आज मैंने रिवर्सल थोड़ा सा कराना है, उम्मीद तो है पहुंच जाएंगे वहाँ तक जी। और वैल्यू कॉस्ट टू सेल में क्या क्या आता है? नहीं, कॉस्ट टू सेल में क्या क्या आता है? लीगल कॉस्ट, ट्रांसफर टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटीज, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसेट, और उसके बाद एनी कॉस्ट विच इज ज़रूरी टू मेक इट इन टू ब्रिंग इट इन सेलेबल कंडीशन। डन हो गया। अब ये लड़ाई भी हो गई ख़त्म, फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल आ गई। अब वैल्यू इन यूज़ क्या आती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट। तो एक तो इसमें क्या है, कैश फ्लोज में क्या क्या हो, और दूसरा प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज़ होता है, वो क्या हो। फिर हमने अगली लड़ाई शुरू कर दी, ये कैश फ्लोज में क्या क्या हो। हमने कहा था कॉन्टिन्यूइंग यूज से आने वाले कैश इनफ्लोज, और उन कैश इनफ्लोज को कमाने के लिए जो ज़रूरी खर्चे हैं वो आउटफ्लोज, और लाइफ के एंड पर नेट सेल प्रोसीड। क्या क्या ना हो? हमने कहा जी कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी की का कैश फ्लो नहीं होना चाहिए, कोई टैक्स पेमेंट रिसीट नहीं होनी चाहिए, कोई एक्रूवल्स नहीं होने चाहिए, फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग जिसकी कमिटमेंट नहीं हुई उसकी कोई कैश फ्लो नहीं होनी चाहिए, और अपग्रेड ना तो अपग्रेड का आउटफ्लो ना ही अपग्रेड का इनफ्लो लेना, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई खत्म हुई तो अगली बात आई डिस्काउंट रेट कौन सा हो। हमने कहा जी दो बातें हैं, एक तो प्री टैक्स हो और दूसरा एसेट स्पेसिफिक हो, ठीक है। ये आइडियल सिचुएशन है। ये आ गया 36, ठीक है। अब हमने जो कल बात शुरू कर दी थी वो थी कि क्या सिर्फ कॉस्ट मॉडल वाला एसेट इम्पेयर हो सकता है। तो हमने कहा था जी इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो कॉस्ट मॉडल वाले पर भी आ सकता है, रीवैल्यूएशन मॉडल वाले पे भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे पहुँचे हुए थे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन जो अभी रह गया था इसको ज़रा क्विकली कर लें तो बेहतर है, क्या ख्याल है? ठीक है। तो दिल तो मेरा यही था कि ये क्वेश्चन 4 और 5 आमने सामने करता मैं कल, लेकिन आपको पता है कि एंड पे मुझे फिर शक ये पड़ गया कि शायद हम नई चीज़ ना कर सकें। वो करना इसलिए ज़रूरी थी कि नई चीज़ कल थोड़ी सी चली गई, आपके पास सोच विचार चल रही थी, आज जब दोबारा उसको करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे उस पर, ठीक है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पढ़ लें, पहले पढ़ा था लेकिन फिर ज़रा कंप्यूट करें इम्पेयरमेंट लॉस इफ़ एनी इन द वैल्यू ऑफ प्लांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 31 दिसंबर 21। इफ़ एनी इसलिए लिख रहा है वो कि जब टेस्ट लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इम्पेयरमेंट लॉस लाजमी आए, ठीक है। अच्छा जी, इम्पेयरमेंट लॉस 1 मार्च 17 पे जर्मनी इंपोर्टेड एन ऑटोमेटिक प्लांट फॉर 130 और कमीशनिंग वॉज कम्प्लीट ऑन 1 जनवरी 18 फॉर 10। तो हमने कहा था 17 को छोड़ो, 1 जनवरी 18 से ये हमारा सवाल शुरू हुआ, और 130 नहीं 140 पर एसिड पड़ा है। फिर इकोनॉमिक लाइफ 12 साल थी लेकिन यूज़फुल लाइफ 8 साल है, तो हमारे लिए रेलेवेंट 8 साल है। प्लांट को डेप्रिशिएट करना है 20% रिड्यूसिंग बैलेंस। अब इस रेट को चेक ना करना, सवाल ने दे दिया तो ठीक ही होगा, ठीक है। आगे अब वो कहता है ये तो 18 में हमने सोचकर काम शुरू कर दिया, लेकिन जो डिमांड थी ना प्रोडक्ट की जो ये प्लांट बना रहा है वो डिक्लाइन होना शुरू हुई, और इम्पेयरमेंट टेस्ट 31 दिसंबर 21 पे आके हमने लगाया, ठीक है, जिसमें ये चीज़ें पता लगी।
करंट सेलिंग प्राइस इसी जैसे प्लांट की 50 मिलियन है फेयर वैल्यू, और डी कमीशनिंग यानी डी इंस्टॉलेशन कॉस्ट रिमूव करने की वो कितनी है 2, कॉस्ट टू सेल फेयर वैल्यू दोनों आ गई। फिर प्लांट के नेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एंड कितनी है 4। मार्केट करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट है 8%, लेकिन इन्वेस्टर एडिशनल रिटर्न इस के लिए डिमांड करेगा क्योंकि ये प्लांट ज़रा रिस्की ज़्यादा हो गया। तो बहरहाल ये एसिड्स पे मार्केट रेट 8% है, लेकिन हमारे लिए सबसे आइडियल रेट कौन सा है। अब वो ये भी कह सकता था कि 8% है, इन्वेस्टर जो है वो 2% कम मांगेगा तो हम 6 कर देते, एसिड का स्पेसिफिक किसी तरफ भी जा सकता था ना, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है 8 है, मार्केट का एडिशनल मांग रहे हैं 2, 10% रेट यूज़ करेंगे। फिर जूनियर ने गड़बड़ें कर दी थी, कैश फ्लोज निकाले थे और कुछ चवलें मारी हुई थी, ठीक है। तो हम अब इनको सही कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। शुरू करें काम। तो वर्किंग क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर। अच्छा, अब हमने कब ख़रीदा था ये एसेट। अच्छा, अब इसमें ना थोड़ा सा मसला ये है कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है। तो इसलिए रिक्वायरमेंट तो हम 31 नंबर 21 पे खड़े होकर ही बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करके पूरी करेंगे, लेकिन वो बुक वैल्यू निकालने के लिए आज यहीं पर ब्रैकेट में काम नहीं हो सकता। वैसे शॉर्टकट मौजूद है इसका भी, मतलब बच्चे वो 1 प्लस आई रेज टू पावर प्लस एन करके कुछ इस तरह से चले जाते हैं आगे, ठीक है। बट मैं ज़रा वर्किंग ही करवाऊँगा क्योंकि उसने दूसरी चबल भी तो मारी ही हुई है। मैं वैसे भी अभी शॉर्टकट की तरफ गया नहीं हूँ, ठीक है, लॉन्ग कट पे ही चलता हूँ रिड्यूसिंग, ताकि ज़रा पक्का होता रहे। देखेंगे एंड पे जाके किसी वक्त कर लेंगे, कोई शॉर्टकट भी बता दूंगा बताने वाले। फिलहाल तो लॉन्ग कट्स के साथ चलते हैं। असल में ना अकाउंटेंट ने इन कैश फ्लोज तक आते आते डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भी माइनस किया हुआ है। अब वो डेप्शन एक्सपेंस कितना है ये पता होगा तो हम ऐड बैक करके अपने कैश फ्लो को सही करेंगे ना, इसलिए मुझे डिटेल्ड वर्किंग तो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाऊंगा एज ऑन 31 दिसंबर। अब यहाँ पे मुझे चाहिए क्या होगा 31 दिसंबर 21 पर बुक वैल्यू, और एक लाइन छोड़कर 31 दिसंबर 21 पर पता नहीं क्या हो सकता है, यहाँ पे रिवाइज हो बुक वैल्यू, हो सकता है ना हो। तो मुझे चाहिए यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या चाहिए होगी कि मैं रिकवरेबल अमाउंट निकालूं, और रिकवरेबल अमाउंट के अंदर दो चीज़ें कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हायर को रिकवरेबल अमाउंट बनाते हैं, ठीक है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, ठीक है। अच्छा, अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो अवेलेबल है, ठीक है। फेयर वैल्यू जो मिलते जाए नंबर वो तो लेते जाए ना, ठीक है। फेयर वैल्यू अभी ये वो मसला तो आगे जाके आना है। चलो बुक वैल्यू भी चाहिए थी मुझे, वर्किंग करता तो बुक वैल्यू भी आ जानी थी, अगला काम भी होना था, लेकिन चलो फॉर्मेट लिख रहा था तो मैंने कहा ये भी हो जाए। फेयर वैल्यू 50 है, कॉस्ट टू सेल 2 है, ठीक है। तो 50 माइनस 2 कर दें, 50 माइनस 2 जी 48, ठीक है जी। वैल्यू इन यूज़ फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो अभी फ्यूचर के जो कैश फ्लोज जूनियर ने एस्टीमेट किए हैं उनमें गड़बड़े हैं, ठीक है। तो वो फ्यूचर के कैश फ्लोज पहले मुझे सही करने पड़ेंगे। उसके लिए मैं एक छोटी सी वर्किंग यहाँ पे कर लेता हूँ। वर्किंग 2, कौन कौन से साल्स हैं 22, 23, 24, 25, 22, 23, 24। ये छोटी सी वर्किंग मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि कैश फ्लोज में कुछ गड़बड़े हैं। समझा तो दिया था ये पॉइंट आपको, बाकी इसमें बचा कुछ नहीं था, लेकिन क्विकली कर रहे हैं बहरहाल। उसके बाद वर्किंग 3 अब मुझे करनी पड़ेगी बुक वैल्यू एंड बुक वैल्यू करते हैं, डेप्शन भी निकल आएगी। अब दोबारा इतनी लंबी अंग्रेजी लिखनी, वैसे तो नाम लिखने की जरूरत नहीं थी, तो आपके लिए लिख रहा होता हूँ, ठीक है। वर्किंग 3 और वहाँ पे रेफर कर दो, जो चीज़ें लिखी है पता लग जाएगा। तो बुक वैल्यू ऑफ प्लांट ये हमें निकालनी पड़ेगी, डिटेल्ड वर्किंग से निकालेंगे ताकि हमें डेप्शन एक्सपेंस भी मिल जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि इसी को ही हम कंटिन्यू कर सकते थे, क्या ख्याल है कि नहीं। इसी को ही बल्कि देख लेंगे, यहाँ इसको मैं हटा दूंगा, इधर ही कर लेंगे, बस यही जगह खाली होगी ना। ओके, शुरू करते हैं जी काम। डेट, डिस्क्रिप्शन,
और एसेट प्लांट किस दिन खरीदा था, मतलब खरीदा तो थोड़ा पहले था लेकिन किस दिन रेडी टू यूज हुआ था, 1 जनवरी 18, और इसकी कॉस्ट थी 130 प्लस 10। देखो 140 डायरेक्ट नहीं लिखना, 140 कहीं सवाल में गिवन है नहीं, तो फिर एग्जामिनर को बताना पड़ेगा ये 140 कैसे बना। मार्कर और निकालो ब्लैक, ये चेक करो। अच्छा जी 140 सही है। उसके बाद ईयर एंड आए 31 दिसंबर 18, जंप नहीं लगा सकते माजरत के साथ, रिड्यूसिंग बैलेंस है। डेप्रीसिएशन 140 इंटू 20%, पूरा साल है जी 28। बुक वैल्यू 112। वैसे तो ये 18, 19, 20 और 21 तक की डेप्रीसिएशन ये कैश फ्लोज में नहीं है, यहाँ तक तो वैसे ही एसेट आ चुका है। अगली डेप्शन भी हमें फिलहाल मैं स्टेप 1 में क्या कर रहा हूँ, बुक वैल्यू पे पहुँच रहा हूँ ताकि उसको यहाँ लिख लूँ। फिर स्टेप 2 में जब जाऊँगा तो वैल्यू इन यूज़ के लिए कैश फ्लोज की तरफ जाऊँगा तो पता लगा ओ उन्होंने जनाब ने डेप्रीसिएशन भी उसमें शामिल कर दी, ठीक है, तो वो फिर आगे चलेंगे तब। तो बुक वैल्यू आ गई। फिर 31 दिसंबर 19 पर डेप्रीसिएशन 112 इंटू 20%, 20 और 2 ही चलो, वही इतनी छोटी फिगर्स तो मुझे नहीं लग रहा कि हैं 22 पॉइंट, चलें एक डेसिमल यूज़ कर लें एहतियातन 22.4। ये मैं कब डेसिमल यूज़ करता हूँ, राउंडिंग दिलेरी से ही करते हैं हम, ये सिर्फ तब कर लेता हूँ जब छोटी सिंगल फिगर में मिलियन में सवाल हो और सिंगल फिगर में कुछ चीज़ें भी आ रही हों, तो फिर डर ये लगता है कि कहीं वो भी कम होके तो ज़ीरो ही ना शो कर, इसलिए ज़रा एक डेसिमल यूज़ कर लेते हैं। ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, जहाँ पे करना पड़ जाए वहाँ लिख देना। तो 89.6 31 दिसंबर 20 डेप्रीसिएशन 89.6 का 20% 9, बस एक डेसिमल बेटा। नेक्स्ट बुक वैल्यू 71. अच्छा, अब जो 31 दिसंबर 21 तक शॉर्टकट लगाना चाहे, जिनको पता है, मैंने तो नहीं बताया हुआ कि आपने बुक वैल्यू डायरेक्ट निकालनी हो रिड्यूसिंग बैलेंस में, तो जिस तरह से वो डिस्काउंटिंग वाला फार्मूला है ना, वो वापस बुलाता है आगे भेजने के लिए, वो बच्चे यूज़ करते हैं। जिनको पता है उनको निशानी बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता उनको मैंने नहीं बताया, अभी जब बताना होगा बता दूंगा। तो यहाँ तक तो आ सकते थे 31 दिसंबर 21 तक। एनीवेज 31 दिसंबर 21 डेप्रीसिएशन 71.7 का 20%, जी फरमाएं। 14.3 और बुक वैल्यू 57.4। अब ये मेरी मंजिल मकसूद है फ़िलहाल। 31 दिसंबर 21 पर मैंने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी थी, 31 दिसंबर 21 पर बुक वैल्यू चाहिए थी, तो वो बुक वैल्यू अब मेरे पास आ चुकी है 3 से जी 50, उसको अलग ही रखो, अभी और आगे जानी है तो फिर 57.4, ठीक है। अगली चीज़ मुझे क्या चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट, जिसमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गई है। अब वैल्यू इन यूज़ का मसला है, और वैल्यू इन यूज़ होती है फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू पर लाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 130 हो गया, 10 हो गया, 50 हो गया, 2 हो गया। अब ये तो फ्यूचर का कैश फ्लो है, एक मिल गया मुझे, ठीक है ना, फ्यूचर का कैश फ्लो 4 मिलियन। इंटरेस्ट रेट 10% डिसाइड कर चुके। ये A junior accountant has calculated following net cash flows from operating the plant। समझा दिया था, बाद में दिखाता हूँ, अभी डायरेक्ट ही बस करें, ठीक है। वो कहता है नेट कैश फ्लोज, नेट का मतलब क्या होता है, इनफ्लोज आउटफ्लोज, नेट करके आंसर दिया हुआ उसने, तो पॉजिटिव आ रहे हैं तो मतलब इनफ्लोज ज़्यादा हैं आउटफ्लोज से ना, तभी नेट कैश फ्लोज, ठीक है। यानी ये वो फिगर्स हैं जो पॉजिटिव इनफ्लोज में से नेगेटिव आउटफ्लोज माइनस होकर आंसर आई हुई है, ये फिगर, ठीक है। अब 11, 7, 3, 1 फिगर्स हैं। वो कहता है हाउएवर अ रिव्यू ऑफ अकाउंटेंट्स वर्किंग हैज रिवील्ड फॉलोइंग। डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट हैज बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो इन ईच ईयर। आउटफ्लो है मतलब अब देखो वो वाली चीज़ देखें तो एकदम समझ आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ नहीं, वो ना देखो, डायरेक्ट समझो।
इस फिगर तक आते आते, नेट कैश इनफ्लो तक आते आते क्या कर दिया उन्होंने, वन बाय वन चले, डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया, हर साल की डेप्शन माइनस। अब एक बच्चा कल क्लास के बाद आया, कहने लगा कि 21 में इम्पेयर हो गया है तो उसके बाद वाली डेप्रीसिएशन नहीं लेनी चाहिए। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने तो इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है, अभी तो इम्पेयरमेंट टेस्ट हम लगा रहे हैं, ठीक है। वो जूनियर अकाउंटेंट ने तो अपनी वही डेप्रीसिएशन जो है वो माइनस कर दी जो आगे चल रही थी, यही नॉर्मल सी बात है। डेप्रीसिएशन वो क्या कह रहा है, डेप्शन ऑफ प्लांट हैज़ बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो इन ईच ईयर, तो वो वही डेप्रीसिएशन जो चल रही थी वही आगे तक उसने और भी गलती की हुई, ये भी की हुई है, ठीक है। तो माइनस 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 हो चुका है। अब ये माइनस गलत है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस गलत हुआ है तो ये कैश फ्लोज गलत हो गए ना, इनको अब सही करना है तो इसका मतलब पहले इनको ले आओ। नेट कैश नहीं, पहले ये लिख तो लेना, ये अनएडजस्टेड है, ऐसे ही है, नेट कैश फ्लोज जो कि हैं अनएडजस्टेड, अनएडजस्टेड, ठीक है जी। 11, 7, 3 और 1 ये अनएडजस्टेड है। अब इनमें पहली एडजस्टमेंट क्या करनी है, हमने प्लस करना है हमने डेप्रीसिएशन को, जो उसने गलती से यहाँ तक आते आते माइनस कर दी। तो उसी वर्किंग 1 में चले जाते हैं और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब ये जो आगे मैं ब्लू कर रहा हूँ ना, ब्लू मैं ब्लू से करूँगा अब, ठीक है। वो ब्लू क्या है, असल में इस तक हमारा एसेट पहुँच चुका हुआ है, ठीक है। इससे आगे अब हम सिर्फ उसकी गलती को सही करने के लिए वही पुराने वाले एसेट की डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, यानी जो उसने गलती कर रखी थी उसको सही करना है ना, तो डेप्रिसिएशन चाहिए, तो इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी इंपेयरमेंट हम करके देखेंगे ना, उसने जो किया हुआ है उसको अब सही, अगले कैश फ्लोज में डेप्रिसिएशन माइनस कर गया था वो निकालेंगे तो प्लस ऐड बैक करेंगे ना। स्ट्रेट लाइन होता तो सिंपल कॉस्ट ओवर लाइफ करके हम हर साल सेम अमाउंट ऐड बैक कर देते, ठीक है। ले जी, तो अब उसने डेप्रिसिएशन 57.4 का 20%, 11.5 ये जनाब 22 के साल में कर गया है। फिर बुक वैल्यू 45.9, अब ये एक डेप्शन मिल गई। उसके बाद 31 दिसंबर 23 डेप्रिसिएशन 45.9 का 20%, 9.2, बुक वैल्यू 36.7। उसके बाद दो और डेप्शन चाहिए, 24 डेप्रिसिएशन 36.7 का 20%। अब ये मुझे सारी डेप्शन ये वाली तो चाहिए थी, इसलिए यहाँ तो शॉर्टकट भी नहीं लग सकता। 3, बुक वैल्यू 29.3, 4 कर देते हैं जिमें तुसी को। उसके बाद 31 दिसंबर 25 पर डेप्रिसिएशन 29.4 का जी 5.9। मैं तो आगे बुक वैल्यू को नहीं निकाल रहा, क्यों ज़रूरत है जी, ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है मेरी वर्किंग है। बाकी अगर आपने निकालनी है बुक वैल्यू तो बेशक निकाल लें, मुझे ज़रूरत नहीं है, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, आप निकाल लें। क्यों, मैं क्यों आगे बढ़ाऊँ, ब्लू वर्किंग क्यों की है, ताकि मेरी वो डेप्शन की फिगर निकले जो उसने गलत ऐड कर माइनस कर दी हुई है, नेट तक आते हैं तो ऐड बैक करूं, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 तभी तो ना होने के बराबर कैश फ्लोज आ रहे थे, जालिम ने क्या कर दिया था, 11.5 ऐड बैक करें, 9.2 डन। यही सबसे मुश्किल शायद वर्किंग थी, बाकी तो सिर्फ सोचने वाली चीज़ें हैं। आगे देखें, टैक्स पेमेंट्स ऑफ 2 मिलियन हैव बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो थी, तो मतलब यहाँ तक आते आते माइनस हो चुकी हैं। ये होनी चाहिए थी माइनस, नहीं होनी नहीं चाहिए थी, गलत हुआ है, तो सही करने के लिए क्या करें, ऐड बैक करें। अच्छा, इस नेट तक आते आते ऊपर ऑपरेशनल कॉस्ट भी माइनस हुई होंगी। ऑपरेशनल कॉस्ट किसे कहते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, चलाने के लिए प्लांट चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ऑपरेशनल कॉस्ट, वो भी तो माइनस हुई होंगी, वो भी गलत है, वो गलत नहीं है तो उनका जिक्र भी नहीं है, ठीक हुई होंगी, इसलिए उनको कुछ नहीं कहा, ना डेटा दिया ना कुछ करना है। इस नेट तक आते आते जो गलत चीज़ें माइनस हुई उन्हें ऐड कर दें, जो गलत चीज़ें ऐड हुई उन्हें माइनस कर दें, ठीक है। तो ये 2 मिलियन हर साल के अंदर एज एन आउटफ्लो शामिल हो गया था, तो इसको भी रिवर्स ऐड बैक करें। टैक्स पेमेंट्स है, पेमेंट्स कैश फ्लो ही लेने होते हैं, 2 2
2 और ये भी समझा दिया था। इनफ्लोज फ्रॉम 22, यानी इधर जो इस फिगर तक आते थे, जो ऐड होने वाली फिगर थी 22 के इनफ्लो में शामिल है, क्या शामिल है जी, क्या शामिल है? रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री। एग्जिस्टिंग इनवेंट्री मतलब जो इन्वेंट्री ऑलरेडी मौजूद है, यानी 21 में चीज़ें बन चुकी थी। अब वो फ़ायदा प्लांट ने दे के, प्लांट ने 21 में वो फ़ायदा दे दिया था, वो चीज़ बना दी थी, वो अब दूसरा एसेट बन चुका है जिसका नाम इन्वेंट्री है, जिसने बिक के फ़ायदा देना है। प्लांट का चलना अब उस इन्वेंट्री को बेचने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो एक तरह से प्लांट ने 21 में चल के वो चीज़ बना दी थी। अब वो प्लांट से आने वाला कैश फ्लो नहीं है फ्यूचर का, अब वो इन्वेंट्री से कैश फ्लो आएगा। इन्वेंट्री बिकेगी तो आप एंट्री करेंगे कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। परपेचुअल सिस्टम याद है कुछ थोड़ा बहुत है? हाईएस्ट टू इंट्रो चॉइस में नहीं छोड़ा था, हाईएस्ट टू चॉइस में नहीं छोड़ा तुमने चॉइस में छोड़ा था, मारेगा चलो तो तुम्हें बताया था, लेक्चर ले लेना पुराने वाले, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा पढ़ाता ही हूँ, इन्वेंट्री भी मजबूरी है, क्या करें, एंट्रीज करा देता हूँ पीरियोडिक परपेचुअल की। चलें बाहर, बात क्या कर रहा था मैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि प्लांट ने चल के चीज़ बना के ये फ़ायदा दे दिया, प्रोडक्ट आपके हाथ में है। अब ये कैश फ्लो प्लांट का नहीं आया 22 में, ये तो इन्वेंट्री बिकी है, इन्वेंट्री ऑलरेडी बन चुकी थी। हाँ, जो 22 में बननी है और 22 में बिके या 23 में, वो तो फिर चलेगा, क्योंकि हम 21 के एंड पे खड़े हैं, तो अभी वो फ़ायदा प्लांट ने फ्यूचर में देना है। तो अब इनफ्लोज के अंदर वो रिसीट शामिल हैं। अच्छा, होना चाहिए था डेटर वाली एडजस्टमेंट होती, ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ये ज़्यादा टेक्निकल है, उसने परेशान करने के लिए बच्चे को दे दिया। खैर चले, कोई मसला नहीं। रिसीट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री, ये एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री का मतलब था कि वो बन चुकी थी इन्वेंट्री जिसकी रिसीट 22 में आई है, तो फिर ये फ्यूचर का प्लांट का कैश फ्लो नहीं है, पहले ही बता दिया था। तो ये इस फिगर तक आते आते एक चीज़ ऐड हुई पड़ी है गलत, उसको सही करना है तो क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे। क्या फिगर है? 3 मिलियन है, तो लेस कर दें जी। क्या है? रिसीट्स फ्रॉम इन्वेंट्री, फ्रॉम इन्वेंट्री सेल आप पूरा लिख लेना जी, माइनस, ठीक है जी। और हमारे पास कैश फ्लोज दुरुस्त हो गए। 40 21.5 जी 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 बेटा, इसमें हाँ, इसमें एक चीज़ रह गई है। अच्छा, हाँ वो अब जगह नहीं है, क्या करूँ, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं एंड पे ज़रा थोड़ा सा जी। कितना? 4 है ना, 4। यहाँ पे मैंने लिखा नेट, माजरत जी, ये नीचे लिख लीजिएगा आप, ठीक है, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स, ठीक है जी। ये एंड पे जाके वो ऑलरेडी नेट हैं, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि उसने दूसरे कैश फ्लोज दिए हुए थे ना, ठीक है। तो ये किसी भी साल में नहीं आता होता, सिर्फ आखिरी साल में आएगा जी। 12.9 है जवाब, बच्चों ने सही दिया था जी। ये कौन सा साल था? 22, 23, 22, 23, 24, 25, ठीक है जी। अब ये हमने एक वर्किंग कर ली, एडजस्टेड कैश फ्लोज निकाल लिए, ठीक है। अब इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट करने के लिए रेट क्या डिसाइड किया हुआ है? 10%। तो शुरू हो जाओ। अब ये सारे डिफरेंट कैश फ्लोज हैं, तो एनवीटी का फार्मूला नहीं लग सकता। एनवीटी का फार्मूला कब लगता है? जब, नहीं पूरी बात किया करें, 3 बातें, तीनों बातें होनी चाहिए, कोई एक भी इनमें से नहीं है तो एनवीटी नहीं है। एक से ज़्यादा कैश फ्लोज हों या अमाउंट्स हों, एक जैसी हों और एक जैसे इंटरवल से हों, ठीक है। तो ये तीनों बातें पूरी होंगी तो एनवीटी लगेगा, यहाँ पे तो नहीं हो सकता। कोई 3-2 के ऊपर भी लगता होता तो हम लगा देते, वैसे जरूरी तो नहीं होता एनवीटी लगाना। एनवीटी जहाँ लग रही होती है वहाँ भी सिंपल डिस्काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन एनवीटी में टाइम बचता है, 5, 6, 7 कैश फ्लोज हैं, तो एक फार्मूला में एकदम से निकाल लेते हैं। बहरहाल इन चारों को आपको अलग अलग लाना पड़ेगा। तो 21.5 कितना अरसा दूर पड़ा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, बन गया ना 10। अच्छा जी, ये कितने साल बाद? हम कहाँ खड़े हैं? हम 21 पे खड़े हैं, तो 22 वाला 1 साल पीछे आएगा। उसके बाद
18.2 23 वाला, ये 2 साल पीछे आएगा, प्लस 12.3 ये जो 24 वाला है, ये 3 साल पीछे आएगा, प्लस 12.9 25 वाला, ये 4 साल पीछे आएगा। तो वैल्यू इन यूज कितनी बनी? 50.766। अच्छा लें जी, अब इन दोनों में हायर क्या है? तो ये वैल्यू इन यूज ही क्या बन गई आपकी? रिकवरेबल अमाउंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम, कैश फ्लोस को दुरुस्त करना। अच्छा जी, अब 52.6 है एक और दूसरी चीज़ है 57.4। इन दोनों में से आपके एसिड को लोअर पे रखना है आपने। तो लोअर क्या है? ओ, और बुक्स में कितने पे पड़ा है? तो होना किस पे चाहिए? तो राइट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब रिवाइज हो गई आपकी बुक वैल्यू। तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू जो कि होती क्या है? रिकवरेबल अमाउंट ही होती है बेटा, ठीक है ना। ये आपने वर्किंग 1 में निकाली है 52.6। अब आपका एसिड कितने से राइट डाउन हुआ? 4.8 से। और ये राइट डाउन होना, देखो ना, वक्त तो बदला नहीं। तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि डेप्रीशिएट हो गया एसिड, उसी दिन खड़े खड़े वैल्यू लूज की है, क्योंकि इसकी रिकवरेबल अमाउंट अब बुक वैल्यू से कम है। तो इम्पेयरमेंट लॉस बैलेंस, ठीक है जी। चलें, अब इससे आगे कोई लाइफ साइज तो बदली कोई नहीं है, उन्होंने कोई एस्टीमेट चेंज तो बताया नहीं है। तो बस ये रिवाइज बुक वैल्यू और रिमेनिंग लाइफ अगर आगे चलाता तो वो बाकी डिटेल भी बताता ना। वैसे कितने साल बताया था उसने? 8 साल? नहीं, हमने 8 साल यूज़ करने। नहीं, वैसे हमने कितने साल यूज़फुल लाइफ क्या थी? 8 साल। हाँ, तो वो 8 साल था, तो उसमें से जितने गुजर गए, कितने गुजर गए वैसे यहाँ पे देखो? 18, 19, 20, 21, 4 गुजर गए, 4 बाकी हैं। तो अब आपको रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से कॉस्ट डिवाइडेड बाय वो 1 माइनस nth रूट S/C करके रेट दोबारा निकालना पड़ता ना रिमेनिंग लाइफ रिड्यूसिंग बैलेंस में। तो आगे चलते तो डेटा पूरा होता तो फिर अगला काम सारा भी करते, लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं था, यहाँ पे रोक दिया सवाल उसमें, ठीक है। अगर आगे चलते तो अब इस बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेफिसिट करना है, लेकिन चूंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो आपने रेट दोबारा निकालना था, ठीक है। अब रेट दोबारा निकालना था तो आपने कॉस्ट की बजाय इस फॉर्मूला निकालने के लिए, फॉर्मूला में रेट निकालने के लिए इस बुक वैल्यू को लिखना था। रेजल वैल्यू कोई होती तो वो लिख देते, नहीं हो तो 1 अज्यूम करते हैं उसमें, ठीक है। और उसके बाद आपने नया 4 रिमेनिंग लाइफ 4 यूज़ करके आपने नया रेट निकाल लेना था, और उसके बाद उसको आगे डेप्रिशिएट कर लेना था। लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं बेटा, उसे लिखा तो हुआ है। नहीं, यहाँ तक आने के लिए नहीं बोला उसने क्या लिखा हुआ है बोलो, देखो क्या लिखा हुआ है सवाल। मैं बताता हूँ, इधर देखो कहाँ है वैसे। हाँ, द प्लांट इज बीइंग डेप्सिट एट 20% पर यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस। अगर चेंज करवाएगा तो बताएगा ना, किसने पूछा था? चेंज कराएगा तो बताएगा ना, ठीक है, सही है जी। चल, अच्छा जी, अब आ जाए उधर। हमने एक नया काम शुरू किया था जी बेटा, खामोश रहा कर जी। ऊंचा बोलो। हाँ बेटा, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। फिर फेयर वैल्यू 0 कर देंगे ना, फिर तो कुछ ना हो, फिर सिर्फ वैल्यू इन यूज ही आपकी रिकवरेबल अमाउंट। नहीं, कॉस्ट टू सेल भी तो डिस्पोजल कॉस्ट ही है बेटा। दो 2025 में हमने क्या किया है एसेट को?
बोलो, डिस्पोज किया नहीं है, कह रहा है कर देंगे। हाँ बेटा प्लीज, जब कोई क्वेश्चन हो तो चुप किया करें, मुझे भी सुनने दिया करें और क्वेश्चन भी सुन लिया करें जी। नेट सेल प्रोसीड कैसे माइनस में आ सकती है? प्रोसीड तो नहीं ना होगी वो बेटा। डिस्पोजल कॉस्ट हाई हो जाएगी तो ये फिर आपकी कॉस्ट बन जाएगी, आउटफ्लो ले लेना, सिंपल। जी जीरो ही लेंगे, वैल्यू इन यूज तो होगी ना जी। अच्छा जी, जी बेटा सवाल जब कोई करे तो सब सुना करें, फिर कभी ऐसा भी होता है कि वो सवाल दोबारा भी आ जाता है क्लास में जी। बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने ऐसा नहीं कहा था, खुदा के लिए समझो। ये लफ्ज़ आपको सिमिलर लग रहा है, ये तो सिमिलर नहीं है। चन्न ते चन्न इंज ना कर। आ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड प्लांट विद सिमिलर कैपेसिटी। बेटा होंडा सिविक 2000 वाली भी ऐसी थी कि उसकी कैपेसिटी सेम ही थी, 5 बंदों की सीटें थी, 1800 सीसी थी, लेकिन टेक्नोलॉजिकली एडवांस आ रही है 24 में, तो क्या एक जैसी कीमत होगी? कैपेसिटी सिमिलर होना और टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाना कोई अनहोनी बात है? ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस का मतलब क्या है? समझो न्यू, अच्छी चीज़, नई चीज़। हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो अपने प्लांट की, जो इसी टेक्नोलॉजी वाला हो, इसी करंट हालत वाला हो, उसकी कैश फ्लो को लेना है, यानी फेयर वैल्यू को लेना है। अब इधर देखते हैं, यहां वो कहता है द करंट सेलिंग प्राइस ऑफ अ सिमिलर प्लांट। अब ये इसी जैसा है, अब मॉडल बाय मॉडल भी सेम है। ओके सॉरी, बेटा हाँ ठीक कह रहे हो सेम बात है, ये एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। वैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस को आपने कैसे नहीं देखा? एडवांस पे फोकस करो, एडवांस। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी पे फोकस करो यार, वो बोर्ड मिटा देते हैं भाई। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम थे और मैंने आपको कहा था कि अगर कोई एसिड रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तब भी वो एसिड रीवैल्यू हो सकता है, ठीक है, और रीवैल्यू होने के बाद भी इम्पेयर हो सकता है, ठीक है। तो उसमें ट्रीटमेंट क्या है? मैंने कहा बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। जब एसिड रीवैल्यू होता है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस वाला ऑप्शन रीवैल्यूएशन मॉडल पे होता है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस वाला ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अब जब सरप्लस पड़ा होता है तो इम्पेयरमेंट लॉस के आने पर वो सरप्लस पहले उसको खाता है और कुछ बच जाए तो पीएनएल में चला जाता है, और अगर ऐसा ना हो, थोड़ा लॉस हो, तो फिर पीएनएल में कुछ नहीं जाता, और अगर पहले सरप्लस नहीं पड़ा तो फिर तो सारे का सारा लॉस चला जाता है, इम्पेयरमेंट लॉस भी कहाँ पे? पीएनएल में। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही काम चल रहा है जैसा रीवैल्यूएशन लॉस आना। ये रीवैल्यूएशन का लॉस नहीं है ये इम्पेयरमेंट लॉस है। रीवैल्यूएशन लॉस कब आता है? जब एसिड की फेयर वैल्यू कम हो जाती है, इंडिकेशन के अलावा ही कभी, वैसे फेयर वैल्यू कम हो जाए वैसे, ठीक है। लेकिन ट्रीटमेंट इम्पेयरमेंट लॉस और रिवैल्यूएशन लॉस का बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। लेकिन इम्पेयरमेंट क्या है? कुछ इंडिकेशंस हैं जो आज पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज करने के काबिल सारे के सारे ही हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो हमने कल ये देखा था कि हमने एक एसिड जो यकम जनवरी 10 को ख़रीदा था। जी बेटा,
फिर उसको भी ऐड कर देना। जी जी, लेकिन अगर सेल प्रोसीड हो और आगे उसकी आगे कॉस्ट टू सेल अलग दी हो तो फिर उनको खुद नेट कर लेना ना। जी, यकम जनवरी नहीं समझ आ रहा है इस स्टैंडर्ड की, आपको नहीं समझ आ रहा? मैंने तो चक्कर आ रहे ने। 31 दिसंबर पहले ही आ रहे थे, अब ज़्यादा आ रहे हैं। यकम जनवरी 10 पे एसेट ख़रीदा था, 31 दिसंबर 14 पर आए, इसको हमने डेप्ट करके ले आए, ठीक है, और इसको इसकी बुक वैल्यू पर ले आए 188। इससे अगले दिन, साल के पहले दिन एसेट रीवैल्यू हुआ और सरप्लस नज़र आने लग गया इस एसेट से रिलेटेड 612 का। अब ये रीवैल्यूड एसेट को डेप्ट करके 31 दिसंबर 15 पर लाई थे हम कि कोई डैमेज हो गया हमारा एसेट, मतलब हमारा ये प्लांट था और हमारा वहाँ पे जो है वो फोर्क लिफ्टर चल रहा था तो प्लांट में जाके लग गया, प्लांट डैमेज हो गया प्लांट। अब ये क्या है तो हमारी गलती, लेकिन अब डैमेज होने के बाद शक तो पड़ जाएगा कि हो सकता है कोई ना कोई गड़बड़ हो गई हो। चेक तो कर लें, फेयर वैल्यू कम हो सकती है, रिकवरेबल अमाउंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं ना, फेयर वैल्यू कम हो जाए या वैल्यू इन यूज़ कम हो जाए, और ये दोनों यानी रिकवरेबल अमाउंट के जो मुहर्रकात हैं दोनों, उनमें इतनी कमी आ जाए कि कम होते होते रिकवरेबल अमाउंट को बुक वैल्यू से नीचे ना ले जाएं, तो ये चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये मैं इस तरह से कह रहा हूँ, 31 दिसंबर पे कोई हादसा हुआ, अब हादसा होने की वजह से आपका मार्केट में वैल्यू वैसे नहीं गिरी थी, लेकिन हादसा हो गया आपके एसेट के साथ, तो आपके एसेट की तो वैल्यू गिर जानी है ना, ठीक है। तो आप अपने एसेट को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारे, तो हमने अपने एसेट को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारा, हमने देखा रिकवरेबल अमाउंट, जो कि हम सीख चुके हैं कैसे निकलती है, बड़ी तफसील से 3-4 सवालों में वही काम कर रहे थे। अब आगे हम नई चीज़ सीख रहे हैं, तब रिकवरेबल अमाउंट सिंपल कर दी गई, ओके। तो आमिर भाई एजाज को बुला लें। अच्छा जी, तो किसी और क्लास में गए हुए हैं एजाज? अच्छा, रिवाइज बुक हमने रिकवर अमाउंट देखी 450 है। मैंने आपको कहा हुआ है कि हमने रखना होता है लोअर ऑफ बुक वैल्यू एसेट को या रिकवरेबल अमाउंट। अब आपकी बुक वैल्यू 533, रिकवर अमाउंट 450, तो क्या लोअर है? रिकवरेबल अमाउंट। तो आपने अपने एसेट को इस पे लाना है, पड़ा किस पे है? 533 पे। उतारना है उसको, नीचे लाना है उसको, औकात पे लाना है उसको, औकात से बाहर हुआ है तो राइट डाउन करेंगे, तो इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉस 83 का जो आया, ये एसेट को तो क्रेडिट हो गया, ठीक है, लेकिन डेबिट पीएनएल में होने की बजाय इस एसेट से रिलेटेड जो सरप्लस पड़ा हुआ था, इसने जाके उसी को कम कर लिया, ठीक है। एंट्रीज क्या बनी? वही रूटीन की 2 एंट्रीज डेप्रिस इसकी रूटीन की 2 एंट्रीज रिवैल्यूएशन की, पहले ट्रांसफ़र की, दूसरी सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की, और फिर ईयर एंड तक लाए तो चूंकि सरप्लस पड़ा था तो डेप्शन की भी 2 एंट्रीज, और फिर एंड पर इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री। कोई मसला? उसके बाद अब इस सवाल को भूल जाएं, अलग अलग सिनेरियोज है ना, इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, बल्कि ऐसे ही करें। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, अब देखिएगा ज़रा, 5 मिनट में हो जाना है ये सवाल। हाँ ना, 31 दिसंबर 15 तक तो सवाल सेम जो है। आपने क्या लिखा? सेम रहेगा? नहीं, ये आपने ज्यादती की। आपके लिए तो मैंने 3 सवाल बनाए थे यार। ये नहीं सही है, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा सही है, आप बुक वैल्यू से, वर्किंग को तो बुक वैल्यू से शुरू कर सकते हैं, लेकिन एंट्रीज तो आपको करनी चाहिए थी। अच्छा जी, इधर देखें, अगर ये पार्ट 2 है तो पार्ट 2 में मसला सिर्फ कहाँ पे जाके आया है? रिकवरेबल अमाउंट, जो कि इधर 31 दिसंबर 15 पे निकलनी है, ठीक है। तो ये आखिरी 2 लाइनें मेरी चेंज होंगी, बाकी सब सेम है, ओके। हो सकता है इम्पेयरमेंट लॉस आए, हो सकता है ना आए, हो सकता है बेतहाशा आए, हो सकता है ना आए, हो सकता है आए, हो सकता है बेतहाशा आए। यही हो सकता है ना, बेतहाशा इसलिए कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा आ जाए कि सरप्लस सारे को खा जाए। चलें, अब चलें जी पार्ट 2 पर। यहाँ तक को मसला, सवाल तो सेम है। पार्ट 2 इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट देखना है, ठीक है। तो पार्ट 2 में कहता है कि रिकवरेबल अमाउंट अखीर ही हो गई। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है?
450। अब आपने इधर खड़े होकर ओनली 50, आपने यहाँ खड़े होकर देखा आपकी बुक वैल्यू 533 है और रिकवरेबल अमाउंट ओनली 50 है, तो आपने किस पे रखना है इसको? लोअर पे हैं, तो 50 लोअर है, तो आपकी बुक वैल्यू रिवाइज हो गई, आपका एसेट राइट डाउन होकर रिकवरेबल अमाउंट पे आ गया, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हो गया। नहीं, कहाँ हुआ? करें ना जी, रिवाइज हुई बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या हो गई जी? रिवाइज। रिकवरेबल अमाउंट ही आपकी बुक वैल्यू बन गई, ठीक है ना। रिकवरेबल अमाउंट RA लिख दूं, रिकवरेबल, यानी जब बुक वैल्यू रिवाइज होती है उसका मतलब यही होता है कि आपका एसेट रिकवरेबल अमाउंट पर आ गया। ये याद रखना, क्योंकि जब आपका एसेट रिकवरेबल अमाउंट पर नहीं आया तो उसकी वजह क्या हुई होगी कि रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा थी बुक वैल्यू से, तो इम्पेयरमेंट लॉस तो आया ही नहीं। यानी अगर आपकी बुक वैल्यू रिवाइज होनी है तो सिर्फ तब होनी है जब इम्पेयरमेंट लॉस आना, और इम्पेयरमेंट लॉस सिर्फ तब आएगा जब आपकी रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो और आप अपने एसेट को रिकवरेबल अमाउंट पर लेकर आ रहे हो। तो इसका मतलब सादा बात, रिवाइज्ड बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट ही होती है। अगर रिवाइज नहीं होगी तो वो तो पुरानी बुक वैल्यू ही रहेगी। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, अब कितना 50 पे आ गया, कितना लॉस है? माशाल्लाह 483। अब ये इम्पेयरमेंट लॉस तो आ गया 483। अब इसने देखा सरप्लस, थोड़ा सा सरप्लस भी पड़ा था, थोड़ा सा तो नहीं था खैर 483, लेकिन सरप्लस इतना नहीं था कि इसके आगे खड़ा हो सकता। इस लॉस ने पहले सरप्लस को ख़त्म किया और 75 का लॉस P&L में चला गया। ठीक है, ओके, डन। अच्छा जी, अब बाकी सारी एंट्री सेम चली। अब हमने कौन सी एंट्री करनी है जी? ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस तबा दे। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना ख़त्म हो गया था, कितना पड़ा था जो ख़त्म हो गया? 408। बकाया कुछ P&L में भी किया लॉस। P&L में क्या गया जी? अब इम्पेयरमेंट लॉस गया, ठीक है ना। इम्पेयरमेंट लॉस P&L में चली गई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पेयरमेंट है, ओके। 75 और एसिड क्रेडिट को हम एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट कर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट। जी, मुश्किल है आसान है? आसान, ठीक है जी, ओके। कहीं पे मसला महसूस हो तो बता देना, होना नहीं चाहिए वैसे। नंबर 3, मसला यही है सर। कितने बच्चों ने जो है वो 2 नंबरी लगाई थी? लगा सकते थे, लगानी चाहिए थी। आपको एक वर्किंग हो गई थी ना, तो आपको ये बुक वैल्यू से 3 वर्किंग शुरू करनी चाहिए थी। मैं तो इसलिए लिख के चल रहा हूँ कि 3 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है ना, मैंने आप चलें, अच्छा जिन्होंने नहीं किया उनकी प्रैक्टिस होगी, ओके। अच्छा जी, कहाँ पे चेंज है जी? ये बाकी सब सेम चल रहा है। अब तीसरा सवाल आया, ये तीसरा इंडिपेंडेंट तीसरा सवाल है, ठीक है जी बच्चों। कहता है रिकवरेबल 31 दिसंबर पर कितनी है? 550। अब हम आए इधर, हमने कहा रिकवरेबल अमाउंट 550 है, बुक वैल्यू 533 है, रखना किस पे है? लोअर पे। ये असल में कुछ सवाल शायद एक डाइवो बस वाले सवाल में आई थी सिचुएशन, वरना आई नहीं अभी तक ना, क्योंकि वो इम्पेयरमेंट नॉर्मली करवा रहा होता है तो इम्पेयरमेंट लॉस निकलवा रहा होता है। लेकिन चलें, हमने तो देखना है, कभी नहीं भी आ सकता। अब हमारी 550 रिकवरेबल अमाउंट है और बुक वैल्यू 533 है, किस पे रखना है? लोअर पे, ठीक है। जैसे इन्वेंट्री अगर कॉस्ट लोअर होती थी तो हम कहते थे कोई एनआरवी लॉस नहीं है, कॉस्ट से पड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर बुक वैल्यू कम है रिकवर अमाउंट से तो हम कहेंगे कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, पड़ा रहे अपनी पुरानी बुक वैल्यू पे। इसका मतलब देखो, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हमने रिवाइज बुक वैल्यू नहीं लिखी बल्कि बुक वैल्यू ही लिखी, एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू, उसी को उठा के ऐसे लिखो ताकि आपकी तरतीब ना ख़राब हो। कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है और ये भी 408 पर ही है, यानी कि ये मैंने सिर्फ इसलिए कर दिया, अगर आप ये 2 लाइनें मिस भी कर देना ऐसे सवाल में तो मसला कोई नहीं है, लेकिन मैं तो कहूँगा लाजमी लिख के टेस्ट तो सामने लगाओ, ठीक है ना।
533 पर ही रहा। तो ये एक तीसरी सिचुएशन हो सकती है। इस सूरत हाल में आपकी ये आखिरी एंट्री नहीं होगी, यानी एक एंट्री कम हो गई आपकी, ठीक है, और सही है। चलें जी, चलें अब आगे बढ़ते हैं जी। 1 मिनट मैं अभी तस्वीर खिंचवा देता हूँ, 1 मिनट ज़रा सब्र कर दें। आपकी तस्वीर की ही तैयारी चल रही है ताकि वो ज़रा और करीब हो जाए और आप लोगों की तस्वीर ज़रा बेहतर हो जाए। ये एक सवाल हो गया, ये दूसरा हो गया। ओके, ओह लें बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर भी अगर मुझे बता देना आप। क्वेश्चन 4 पेज नंबर, ठीक है। अब पिक्चर ले लें, आप पार्ट 2 शुरू कर लें।